जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों, और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में, जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है उसकी तैयारी में आप निरंतर कार्य कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिससे पिछली वीडियो में अपने चैनल पे मैंने जितनी भी हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो डाली है, सारी जितनी वीडियो मेरी क्या इंटरकनेक्टेड वीडियोज है, यानी कि मैंने जितने भी यहाँ तक वंश पढ़ाए हैं, जितने भी हमारे भारतीय शासकों के जो वंश हैं उनके बारे में पढ़ाया है, ये सारी वीडियो क्या इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। पहले मैंने इस वंश के बारे में पढ़ाया, तो थोड़ी सी जब मैं इस वंश को पढ़ाता हूँ तो इस वंश की क्या थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन रिवाइंड करा देता हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या है गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया था कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक रहे थे, और उन्होंने क्या है अपने विस्तार को, अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए क्या क्या भूमिकाएं निभाई थी दोस्तों। तो उसके पश्चात दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या पुष्यभूति साम्राज्य के बारे में, कि पुष्यभूति वंश में हमारे कौन कौन से शासक रहे थे और उन्होंने क्या है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या क्या भूमिकाएं निभाई थी दोस्तों। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी, तो आप उसके जरिए क्या है मेरी वीडियो को देख सकते हो और उससे क्या है आप हेल्प ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या है एक बार, ये लास्ट है तो मैं इसकी एक बार आपको ट्रिक रिवाइंड कर देता हूं, क्योंकि ये क्या है इसमें हमारा जो भारतीय शासक वंश है उसमें क्या है हमारा जो पुष्यभूति वंश है ये क्या है अंतिम वंश है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था पूरा। उसके बाद क्या है मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा हमारे, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास था वो हमारा इसमें शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार मैं आपको ट्रिक रिवाइंड करा देता हूँ दोस्तों। एक बार ट्रिक दोस्तों क्या है, हशी नमशु कक्कू गुप्पू। क्या है ट्रिक दोस्तों, हशी नमशु कक्कू गुप्पू। सुनने में दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है, ट्रिक अजीब लगेगी, पर दोस्तों क्या है जितने भी शासक वंश हैं उनको क्या है क्रम अनुसार याद करने की बहुत ही जबरदस्त तरीका दोस्तों। इसके अनुसार क्या आप जितने भी शासक वंश हैं उनको क्रम अनुसार याद कर सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। हा से हमारा क्या हो जाएगा हर्यक वंश, शी से हो जाएगा शिशुनागा वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश, माँ से मौर्य वंश हो जाएगा, शु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, गु से कुषाण वंश, गु से गुप्त वंश हो जाएगा दोस्तों, और पूष हो जाएगा क्या पुष्यभूति वंश दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पुष्यभूति वंश में हमारे क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या शासकों ने अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों जो पुष्यभूति वंश है इसका जो समय काल, यानी कि हर एक जितने भी वंश है मैंने सभी का आपको क्या है समय काल बताया है जितने भी वंश है। तो उसमें दोस्तों जो हमारा पुष्यभूति वंश है इसका जो समय काल जो माना जाता है लगभग क्या है 505 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, यानी कि 505 ईस्वी क्या है ईस्वी में क्या है इस वंश की स्थापना हो गई थी। और उस वंश से लेकर यानी कि 505 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी कि इनके इसमें क्या है पुष्यभूति वंश के शासक आते रहे और उन्होंने क्या अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपना सिंहासन संभाला। तो जो भी उन्होंने भूमिका निभाई उनकी भूमिका की जो समय सीमा है वो क्या है 505 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ये दोस्तों क्या है एडी चल रहा है। तो दोस्तों एडी को क्या है हिंदी में हम ईस्वी कहते हैं दोस्तों। तो लगभग जो समय काल क्या है वो क्या है 505 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका समय काल है दोस्तों। अब दोस्तों इसके शासकों की बात करते हैं कि इस वंश में क्या है कौन कौन से शासक रहे थे दोस्तों। तो मैंने एक बार यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों कौन कौन से शासक रहे थे दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पुष्यभूति प्रथम जो शासक थे, जो क्या संस्थापक भी थे पुष्यभूति वंश के, वो कौन थे दोस्तों पुष्यभूति। उसके बाद नरवर्धन, नरवर्धन के पश्चात राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के पश्चात आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के पश्चात प्रभाकरवर्धन, प्रभाकरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद क्या है दोस्तों हर्षवर्धन। दोस्तों ये क्या है हमारे शासक रहे थे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसमें हमारे मैंने शासक आपको बता दिए पुष्यभूति, उसके बाद नरवर्धन, उनके बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के उपरांत आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के उपरांत कौन से शासक बने प्रभाकरवर्धन, प्रभाकरवर्धन के बाद राज्यवर्धन द्वितीय, उनके बाद हर्षवर्धन। यानी कि ये हमारे क्या है पुष्यभूति वंश के जितने भी शासक रहे थे वो ये शासक थे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे पुष्यभूति, यानी कि
जो पुष्यभूति, इन्होंने क्या है पुष्यभूति वंश की स्थापना करी दोस्तों। कहां पर करी थी दोस्तों स्थापना? हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में 505 ईस्वी में, यानी कि 505 ईस्वी में स्थापना करी थी। कहां करी थी दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मैप के जरिए थोड़ा सा। ये दोस्तों जैसे आप एज्यूम कर लो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा हरियाणा राज्य आता है, यहाँ पर हमारा हरियाणा राज्य आता है। तो हरियाणा राज्य का एक जिला है कौन सा? अंबाला। तो अंबाला जिले में एक थानेश्वर नामक स्थान है, वहां पर क्या है इन्होंने अपने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। तो वहीं पर क्या है, और लगभग उस समय काल क्या था दोस्तों? समय काल था 505 ईस्वी, यानी कि 505 ईस्वी में क्या है इन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। कहां पर? हरियाणा के अंबाला जिले में दोस्तों। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पे क्या है, वहां पर पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हमारा पुष्यभूति वंश था इसको प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई दोस्तों? तो इसको दोस्तों प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी उस समय क्या दोस्तों हुणों का आक्रमण हुआ था। यानी कि हुण कौन थे दोस्तों? जैसे कि आपने सभी लोगों ने दोस्तों बाहुबली मूवी तो देखी होगी सभी ने। तो बाहुबली मूवी में जो उनके साम्राज्य पे जो आक्रमण करते हैं, जो काफी सारी सेना आती है और काफी मात्रा में क्या लोग होते हैं उन पे आक्रमण करते हैं, तो उनको क्या दोस्तों प्राचीन काल में हुण कहा जाता है दोस्तों। तो उन्हीं के आक्रमण के कारण, यानी कि हुणों के आक्रमण के कारण क्या है दोस्तों जो पुष्यभूति वंश था क्या प्रसिद्धि में आ गया। क्योंकि उस समय क्या दोस्तों ऐसे तो हमारा पूरा संपूर्ण भारत था, अखंड भारत था, वहां पर क्या अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे थे, परंतु क्या प्रसिद्ध कुछ ही साम्राज्य हुए थे जिन्होंने क्या है अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करी हो या कई बड़े बड़े कार्य किए हो उनके जो शासक थे उन्होंने। तो इसलिए क्या उनको क्या प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो जो इनकी प्रसिद्धि का कारण वो तो क्या था दोस्तों हुणों के आक्रमण के कारण क्या है इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई पुष्यभूति वंश को। उसके बाद दोस्तों जो पुष्यभूति शासक थे इनको क्या है दोस्तों कई उपाधियां भी प्राप्त थी, क्योंकि क्या है जब हुणों का आक्रमण हुआ तो यानी कि उनका क्या भारी संख्या में आक्रमण होता था, फिर उनको क्या पराजित करने के लिए क्या बड़ी सेना के साथ सूझबूझ के साथ अपनी क्षमता के साथ युद्ध करना पड़ता था और उनको परास्त करना पड़ता था। तो वही दोस्तों इन्होंने उसी चीज का प्रयोग किया दोस्तों। तो उसी के कारण इनको क्या उपाधियां प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन सी दोस्तों? एक हूण हरिण केसरी उपाधि प्राप्त हुई थी। दूसरी सिंध राज राजवर की क्या है उपाधि प्राप्त हुई थी इनको, हूण हरिण केसरी और सिंध राज राजवर की क्या है इनको उपाधि प्राप्त हुई थी इनकी वीरता के कारण दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठे दोस्तों। उसके बाद क्या दोस्तों लगभग इनके बाद में पुष्यभूति के बाद में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन यानी कि ये सभी शासक आए थे, परंतु इन शासकों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया मतलब प्रसिद्धि वाला। तो इनका क्या इतिहास कम मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन थे प्रभाकर वर्धन राजा बने दोस्तों, उन्होंने क्या गद्दी संभाली। तो उन्होंने वो जब गद्दी पर बैठे उन्होंने पुष्यभूति वंश का सिंहासन संभाला। उस समय क्या समय था दोस्तों? यानी कि 580 से क्या है 605 ईस्वी तक, यानी कि 580 ईस्वी से क्या है 605 ईस्वी तक क्या है प्रभाकर वर्धन ने राज किया दोस्तों। इनको भी दोस्तों क्या है उपाधियां प्राप्ति। प्रभाकर वर्धन को क्या उपाधियां प्राप्ति दोस्तों? एक परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज, यानी कि इसकी उपाधि प्राप्ति इनको, क्योंकि इन्होंने भी क्या दोस्तों काफी सारी सेनाओं को पराजित किया था, काफी सारे जो राजा थे उस समय के उनको पराजित किया था और काफी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा था दोस्तों। इसलिए इनको क्या दोस्तों परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की क्या है उपाधि प्राप्त थी दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जब प्रभाकर वर्धन की उपाधि मिली इनको। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों क्या है इनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? यशोमती क्या थी दोस्तों? इनकी पत्नी थी। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों क्या है 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों 1 पुत्र थे कौन? राज्यवर्धन, यानी कि अगले शासक जो कौन थे राज्यवर्धन थे और हर्षवर्धन, ये दोनों क्या है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे दोस्तों। सबसे पहले कौन थे? तो राज्यवर्धन। इन्होंने जो सिंहासन संभाला दोस्तों वो कब संभाला था? 605 ईस्वी, लगभग क्या है 605 ईस्वी में क्या है राज्यवर्धन ने सिंहासन संभाला। उसके पश्चात दोस्तों हर्षवर्धन शासक बने। दूसरे पुत्र कौन थे? हर्षवर्धन। उन्होंने दोस्तों सिंहासन कब संभाला? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। सबसे जो अधिक शासन किया वो क्या था? हर्षवर्धन ने दोस्तों। उनके बाद प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी दोस्तों। कौन थी पुत्री थी दोस्तों? राज्यश्री नाम था पुत्री का दोस्तों। 2 पुत्र हो गए, एक राज्यवर्धन दूसरा हर्षवर्धन और एक पुत्री थी कौन? राज्यश्री।
तो दोस्तों राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा से। यानी कि ग्रहवर्मा कौन थे दोस्तों? उस समय का एक वंश था मोखरी वंश। मोखरी वंश के शासक थे, कौन थे? ग्रहवर्मा। उनसे इनका क्या है, विवाह हुआ था दोस्तों राजश्री का। लगभग क्या है 600 से 605 ईस्वी के बीच में क्या है इनका दोस्तों विवाह हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो इनकी जो पत्नी थी, क्या कौन थी? यशोमती। इन्होंने भी क्या दोस्तों उनकी चिता में कूद कर क्या है आत्मदाह कर दिया, यानी कि अपनी क्या है प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो उस समय दोस्तों जो रानियां होती थी राजाओं की, वो इसी तरीके से पतिव्रता धर्म को अपनाती थी। वो क्या करती थी तो उन्होंने भी दोस्तों ऐसे ही किया। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उन्हीं की चिता में कूद कर क्या इन्होंने भी क्या आत्मदाह कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब प्रभाकर वर्धन की, यानी कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात राजा कौन बने? राज्यवर्धन। यानी कि उसके पश्चात सिंहासन किन्होंने संभाला दोस्तों? राज्यवर्धन। जो इनके पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, उन्होंने क्या दोस्तों सिंहासन संभाला। उसके बाद उसके पश्चात दोस्तों हम देख लेते हैं ग्रहवर्मा की हत्या। दोस्तों ग्रहवर्मा कौन थे दोस्तों? जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, कौन थी? राज्यश्री। उनसे विवाह हुआ था किनका? ग्रहवर्मा। इनकी दोस्तों हत्या कर दी थी मालवा शासक, यानी कि मालवा के शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त शासक थे मालवा के। वह एक गौड़ शासक, यानी कि एक गौड़ शासक थे, कौन थे? शशांक। इन दोनों ने दोस्तों मिलकर क्या है राज्यश्री के जो क्या है ग्रहवर्मा, उनके जो पति थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी दोस्तों। और जो राज्यश्री थी उनको क्या बंदी बना लिया दोस्तों। इनको क्या दोस्तों बंदी बना लिया। मैं एक बार बताऊंगा चाहूंगा दोस्तों, इन्होंने क्या है दोस्तों इनका जो वो था सिंहासन था, वो कहां पर था दोस्तों? हरियाणा राज्य में था। उसके बाद दोस्तों जो मोखरी वंश के जो राजा थे, ये कहां पर थे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों बिहार। बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में दोस्तों इनका क्या है इनका शासन था बिहार राज्य में। जो ग्रहवर्मा थे क्या है इनका जो मोखरी वंश था वो कहां पर था दोस्तों? गया नामक स्थान है, कहां पर? बिहार राज्य में। वहां पर इनका दोस्तों सिंहासन था, वहां पर इनका शासन चलता था दोस्तों। तो इन्होंने एक थे मालवा मालवा शासक देवगुप्त व गौड़ शासक शशांक। इन दोनों ने मिलकर क्या है दोस्तों ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और जो राज्यश्री थी उसको क्या बंदी बना दिया दोस्तों। तो जैसे ही ये बात इन्हें पता चली, इनको दोस्तों इनके जो भाई थे राज्यवर्धन, जो इनके भाई थे राज्यवर्धन द्वितीय, इनको जब ये बात पता चली कि इन्होंने ऐसे हत्या कर दिया है, तो दोस्तों इन्होंने क्या है बदला लेने की ठानी के, मतलब उनके जो वाइफ की, उनकी जो वो उनकी जो सिस्टर थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी हत्या करने के बाद इन्होंने उनसे क्या है बदला लेने की ठानी दोस्तों। तो राज्यवर्धन क्या है, तो राज्यवर्धन ने क्या दोस्तों देवगुप्त को मार दिया। यानी कि जो देवगुप्त थे इन्होंने वहां पर जाकर क्या है देवगुप्त को मार दिया दोस्तों। मालवा शासक देवगुप्त को मार दिया। परंतु दोस्तों जो इसका जो शासक था शशांक, इसने क्या है दोस्तों जब कन्नौज से ये वापस आ रहे थे, जब कन्नौज से वापस अपने राज्य हरियाणा में आ रहे थे दोस्तों, तो शशांक ने धोखे से क्या है दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कर दी किसने? दोस्तों शशांक ने। इसको देवगुप्त को तो मार दिया प्रभाकर वर्धन ने, परंतु जो दूसरा शासक था शशांक, गौड़ शासक शशांक था, इसने दोस्तों क्या है धोखे से क्या है राज्यवर्धन की हत्या कर दी दोस्तों। हत्या करने के बाद में दोस्तों जब हत्या हो गई राज्यवर्धन की, उसके बाद सिंहासन किसी ना किसी को तो संभालना था दोस्तों। तो जब इनकी हत्या हो गई, राज्यवर्धन की हत्या के बाद में दोस्तों सिंहासन किन्होंने संभाला? हर्षवर्धन ने दोस्तों। हर्षवर्धन क्या है गद्दी पर बैठे दोस्तों। जब हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाला उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। यानी कि 16 वर्ष आप लगा सकते हो कि 16 वर्ष में राजा बनना और एक विशाल साम्राज्य को संभालना कितने बड़े गौरव की बात है दोस्तों। उस समय शासक कितने महान थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या दोस्तों हर्षवर्धन ने क्या 606 ईस्वी में क्या है अपने सिंहासन को संभाला। और उस समय दोस्तों क्या है ये लगभग 16 वर्ष की उम्र के थे। और 590 ईस्वी में दोस्तों 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का, और 606 ईस्वी में क्या है सिंहासन संभाला। उसके पश्चात दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। जब इन्हें पता चला कि मेरे भाई की हत्या कर दी किन्होंने, जो उनके वो शासक थे शशांक ने, गौड़ शासक शशांक थे, उन्होंने क्या है राज्यवर्धन की हत्या करी। हत्या करने के बाद में जब इन्हें पता चला हर्षवर्धन को इन्होंने सिंहासन संभाला, तो दोस्तों इन्होंने भी क्या है एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शशांक को मार दूंगा। और इन्होंने क्या है उसको मारने के लिए काफी प्रयास भी किए दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, जैसे इन्हें पता चला कि इनके भाई की हत्या कर दी है, तो दोस्तों इन्होंने क्या है यहाँ से क्या है ये कन्नौज के लिए निकल गए। कन्नौज कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हमारा क्या कन्नौज राज्य आता है।
वहां के लिए निकल के उन्हें मारने के लिए। तो दोस्तों इनके दोस्त थे एक भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन इनके दोस्त थे। वो उनके दोस्त, उनका एक वो था दूत, इन्हें एक उनका दूत था, वो इन्हें मिला किनको, हर्षवर्धन को मिला था दोस्तों। तो उनकी मित्रता हुई, मित्रता की वजह से इन्होंने दोस्तों क्या है अपने जो सिस्टर थी इनकी, उनको बंदी बना रखा था किन्होंने, शशांक ने। वहां जाकर दोस्तों इन्होंने क्या है शशांक से क्या है उनको वहां से उन्होंने आजाद कराया और क्या है अपने वहां पर ले आए। उसके पश्चात दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इनके दरबार के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि थे दोस्तों बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के साथ साथ दोस्तों दिवाकर मित्र, मयूर और हरिदत्त, ये भी दोस्तों कौन थे, ये भी इनके दरबारी कवि थे दोस्तों। एक बाणभट्ट दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्या है काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों, और काफी सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो बाणभट्ट, दिवाकर मित्र, मयूर और हरिदत्त इनके क्या है दरबारी कवि थे दोस्तों। एक बाणभट्ट जो थे दोस्तों इन्होंने बुक भी लिखी थी हर्षचरित, यानी कि हर्षचरित इन्होंने बुक लिखी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हर्ष ने क्या लगभग क्या 41 वर्ष दोस्तों, हर्ष ने क्या लगभग 41 वर्ष शासन किया। और इन्होंने क्या दोस्तों राजधानी कहां बनाई, कन्नौज। इन्होंने क्या राजधानी दोस्तों यहां से ट्रांसफर करने के बाद में इन्होंने क्या दोस्तों यूपी, यहाँ पर हमारा क्या यूपी है, उत्तर प्रदेश राज्य है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या दोस्तों कन्नौज। इन्होंने दोस्तों क्या है हरियाणा के थानेश्वर से राजधानी ट्रांसफर करके कहा दोस्तों कन्नौज में बसा ली। तो कन्नौज में कैसे बसाई दोस्तों, क्योंकि जब ये अपनी सिस्टर को वहां से जब उन्होंने बंदी बना लिया था शशांक ने, वहां से आजाद करा के लाए दोस्तों। अपने दोस्त भास्कर वर्मन की मित्रता की थी, उनकी सहायता से वहां से क्या दोस्तों ये वहां से उनको बंदी बना के, जो बंदी बना रखी थी वहां से आजाद करा के लाए दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों जब कन्नौज का जो शासक थे हरिग्रह वर्मा जो शासक थे, उनका शासन उस समय क्या कन्नौज में था। तो वहां का क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि ग्रह वर्मा क्या अंतिम शासक थे मोखरी वंश के। तो अपनी सिस्टर की मंजूरी से, यानी कि उनकी सिस्टर ने मंजूरी दे दी, और वहां से क्या दोस्तों जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के शासक बन गए दोस्तों। तो इनका विस्तार क्या है कन्नौज तक भी हो गया दोस्तों, यहाँ से लेकर हरियाणा से लेकर दोस्तों क्या है ये कन्नौज यूपी तक भी क्या है इनका दोस्तों पुष्यभूति वंश का क्या है साम्राज्य दोस्तों स्थापित हो गया था। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों इन्होंने क्या है 41 वर्ष शासन किया, और राजधानी कहां पर बनाई, कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी क्या है राजधानी बनाई। हर्ष की सेना में लगभग दोस्तों क्या है उस समय की दोस्तों बहुत बड़ी विशाल सेना थी दोस्तों, लगभग क्या है 60,000 हाथी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 60,000 हाथी सेना में होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े, यानी कि 1 लाख घोड़े की क्या घुड़सवार होने की क्या सेना थी इनके पास में, यानी कि लगभग क्या बहुत बड़ी सेना थी इनकी दोस्तों उस समय की। और इन्होंने दोस्तों क्या है बहुत ही गौरव तरीके से क्या अपना विस्तार को बढ़ाया और अपने क्या है साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हर्ष को क्या है शिलादित्य और मगध राज की उपाधि भी प्राप्त है, यानी कि हर्षवर्धन को क्या है हम शिलादित्य नाम से भी जानते हैं। और इन्हें दोस्तों क्या है जब उन्होंने 41 वर्ष तक शासन किया, तो उसके बाद इन्हें क्या दोस्तों मगध राज की उपाधि भी मिली थी, मगध राज की उपाधि प्राप्त हुई। उसके पश्चात दोस्तों हर्ष दोस्तों क्या है एक बेहतर राजा, यानी कि बेहतर राजा होने के साथ साथ क्या है एक कवि, एक श्रेष्ठ कवि और नाटककार भी थे दोस्तों, यानी कि एक कवि भी थे। इन्होंने क्या दोस्तों हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये नाटक यानी कि इन पुस्तकों की रचना किन्होंने की थी दोस्तों, इनकी रचना करी थी हर्षवर्धन ने। यानी कि जो शासक थे हर्षवर्धन राजा, वो एक श्रेष्ठ कवि भी थे, जिन्होंने क्या है नागानंद रत्नावली और प्रदर्शिका तीनों की रचना करी थी किन्होंने हर्षवर्धन ने दोस्तों। और दोस्तों इनके बारे में हम देखते हैं उस समय दोस्तों बाणभट्ट की रचना, यानी कि जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनकी भी क्या है काफी रचनाएं क्या है एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई सारे एग्जामों में क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक बार मैं बता सकता हूं आपको दोस्तों, एक हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परिणय, यानी कि ये भी क्या है दोस्तों बाणभट्ट की रचनाएं थी। एक तो हर्षचरित लिखी थी, दूसरी कादम्बरी, एक पार्वती परिणय, ये भी क्या है दोस्तों हर्षवर्धन बाणभट्ट की रचनाएं थी। तो ये काफी सारे एग्जामों में पूछी गई थी दोस्तों। एक पॉइंट और दोस्तों है इसमें बनता है हमारा किसमें नागानंद रत्नावली और प्रदर्शिका में दोस्तों। इस जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों, इनसे क्या है संपूर्ण जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था इसकी क्या है संपूर्ण झलक मिलती है, यानी कि इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किसमें
जो इन तीनों पुस्तकों में नागानंद, रत्नावली, प्रायदर्शिका, यानी कि अब भी आप इन पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको क्या है, हर्षवर्धन का जो भी साम्राज्य था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उससे क्या है प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों हर्षवर्धन क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा व विष्णु धर्म को भी मानता था। यानी कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, यानी कि बौद्ध धर्म क्या है, हीनयान और महायान शाखा में जो विभाजित हो गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों हर्षवर्धन थे, इन्होंने क्या महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की उसको अपनाया था। और दोस्तों ये क्या दोस्तों, विष्णु और शिव भक्त, यानी कि विष्णु और शिव भक्त दोनों थे दोस्तों, इनको भी इनकी पूजा करते थे, इनको भी मानते थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग, एक दोस्तों चीनी यात्री, ये भी काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चीनी यात्री हेनसांग था, वो भी दरबार में आया था, किनके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था दोस्तों। डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, आपने कई एग्जामों में देखा भी होगा कि हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था कौन, हेनसांग। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हेनसांग किनके दरबार में आया था, तो वो दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आया था दोस्तों। और लगभग क्या है 629 से 645 ईस्वी, यानी कि 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा और भारत की सभ्यता को सीखा दोस्तों उसने। और बौद्ध धर्म की जो शाखा थी उनके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में काफी उसने ज्ञान लिया दोस्तों। और काफी दिनों तक भारत में रह के उसने क्या है, भारत की सभ्यता को सीखा। तो लगभग क्या है दोस्तों, एक थोड़ा सा इसमें ये और बता दूं, जो गृहवर्मा थे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया था दोस्तों। दोस्तों गया बिहार, यानी कि बिहार राज्य के गया में क्या है, गुप्त वंश के सामंत थे दोस्तों। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या हमारा ये बिहार राज्य आता है, यहाँ पर दोस्तों यूपी के नीचे क्या है, बिहार राज्य आता है। तो यहाँ पर थे दोस्तों क्या है, मोकरी वंश का इनका क्या है, मोकरी वंश का शासन था दोस्तों। और ये कौन थे दोस्तों, गुप्त वंश के सामंत थे। यानी कि जो हमारा ये गुप्त वंश था इसके सामंत थे कौन, ये गृहवर्मा। गृहवर्मा के जो मोकरी वंश के राजा थे ये गुप्त वंश के सामंत थे। सामंत दोस्तों कौन होते थे, उस समय दोस्तों जो भी राजा रहते थे वो क्या है, मतलब वेतन के बदले में क्या है, भूमिदान किया करते थे। यानी किसी भी अधिकारी को या किसी मंत्री को वेतन देना होता था महीने पर, तो ये क्या करते थे दोस्तों, भूमिदान किया करते थे। तो जो भूमिदान लिया करते थे वो दोस्तों सामंत कहलाते थे। तो ऐसे दोस्तों ये क्या सामंत थे। संस्थापक कौन थे दोस्तों, हरिवर्मा, यानी कि हरिवर्मा इसके क्या है, मोकरी वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने क्या लगभग 510 ईस्वी में क्या है उसकी स्थापना करी थी, मोकरी वंश की। और अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, गृहवर्मा, यानी कि जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, गृहवर्मा क्या है, अंतिम शासक थे मोकरी वंश के दोस्तों। तो लगभग दोस्तों क्या है, मैंने गुप्त साम्राज्य में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में आपको बता दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, हमारा क्या है, जो प्राचीन भारत था उसका इतिहास जो भी है क्या संपूर्ण समाप्त होता है दोस्तों। कुछ दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश भी हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा मैप के जरिए। जैसे कि दोस्तों जो हमारा ये गुप्त पुष्यभूति साम्राज्य था, इनका जो सिंहासन, इनका जो साम्राज्य था दोस्तों, इनका साम्राज्य दोस्तों लगभग क्या है, यहां से लेकर यहां पर था। यहां पर क्या है दोस्तों, ये था पुष्यभूति साम्राज्य दोस्तों, पुष्यभूति साम्राज्य। उसके बाद दोस्तों मतलब पुष्यभूति वंश के बारे में मैंने आपको, और दोस्तों इनके नीचे यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर था इस बीच में था दोस्तों चालुक्य। उस समय क्या है दोस्तों, चालुक्य वंश के राजा थे, वो भी सिंहासन संभाल लेते अपना। और ये चालुक्य था दोस्तों। और यहाँ पर क्या, तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर क्या दोस्तों, पल्लव वंश के राजा थे, वहां उनका शासन यहाँ पर था दोस्तों। और चालुक्य वंश के राजा यहाँ पर सिंहासन कर रहे थे। और पुष्यभूति वंश मैंने आपको बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या उनका साम्राज्य विस्तार था दोस्तों। तो लगभग क्या दोस्तों, गुप्त वंश में जितने भी गुप्त वंश के बाद जो हमारा पुष्यभूति वंश है उसमें जितने भी शासक रहे उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लें दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।